आजाद बोल इंडिया देख रहे हैं आप। आदिल खान आजाद का कबूल कीजिए आदाब। सबसे पहले सुनिए 30 मई की शाम की सुर्खियां। ईरान पर हमलों के खिलाफ यूएई से भिड़ गया सऊदी अरब, अमेरिका तक पहुंची शिकायत। एशिया में चीन की बढ़ती ताकत से घबराया अमेरिका, अपने साथी मुल्कों से हथियार जमा करने को कहा। क्या होने वाला है चीन के साथ कोई खेल? ईरान की जिद से भरमाया अमेरिका, फिर से जंग शुरू करने का दिया सिग्नल। और साउथ लेबनान में इस्राएली फौज पर हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, रॉकेट हमलों का खौफनाक वीडियो किया जारी। 4 बड़ी हेडलाइंस थी। 4 बड़ी खबरों से अलावा भी खबरें हैं और खबरें बेहद गर्म हैं। हेडलाइन से आपको अंदाजा हो गया होगा। शुरुआत करते हैं इस शो की। ईरान पर हो रहे हमलों के खिलाफ सऊदी अरब खुलकर सामने आया था और इस पूरे मामले में उसने यूएई से टकराव भी लिया था। नाराज़गी, दुश्मनी सब मोल ली थी और अमेरिका से यूएई की शिकायत की थी। एक तरह से सऊदी अरब की कोशिश ये थी कि गल्फ़ के दूसरे मुल्कों पर फैलते तनाव और हमलों को रोका जाए और पूरे रीजन को बड़े नुकसान से बचाया जाए। ये खुलासा 30 मई को वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में हुआ है और मशहूर वेबसाइट येदियोत एर्नोत की 30 मई की इस खबर के 5वें पैराग्राफ में भी सऊदी और यूएई के बीच ईरान को लेकर हुई तानातनी के ताने बाने को ढंग से पिरोया गया है। आप पढ़ते रहिए, अंग्रेजी में मैं सुनाता हूं आपकी ज़ुबान में। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने जंग के दौरान अप्रैल महीने की शुरुआत में वाशिंगटन को यह बताया था कि यूएई की तरफ से ईरान के ठिकानों पर कई जवाबी हमले किए जा रहे हैं, जिनमें बंदर अब्बास और असालुए जैसी ऑयल फैसिलिटीज़ को भी निशाना बनाया गया था, जिसमें ईरान का काफ़ी नुकसान हुआ था। सऊदी अरब का कहना था कि इन हमलों की वजह से पूरे गल्फ़ रीजन में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ख़तरा बढ़ सकता है और ऑयल प्राइसेस, तेल के दाम भी तेज़ी से ऊपर जा सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS के ऑर्डर पर सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री ने अमेरिका से कहा था कि वो यूएई के हाकिमों पर दबाव बनाए ताकि ऐसे हमले, ईरान पर होने वाले हमले रोके जाएं और डिप्लोमेसी के रास्ते को आगे बढ़ाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे हालात ने गल्फ़ के मुल्कों के बीच भी खींचतान बढ़ा दी थी, क्योंकि कुछ मुल्क ज़्यादा अग्रेसिव रुख अपना रहे थे जबकि कुछ बातचीत और अमन की कोशिशों के हक़ में थे। यूएई भी सऊदी अरब से इस शिकायत को लेकर नाराज़ हुआ था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जंग के दौरान यूएई और सऊदी अरब के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर भी अंदरूनी टेंशन सामने आई थी, यानी 2 अरब मुल्कों में खटपट हो रही थी ईरान पर हमलों के दौरान। यूएई की तरफ से इस रिपोर्ट पर जवाब दिया गया कि ईरान ही इन हालात और उनके नतीजों का जिम्मेदार है, क्योंकि ईरान ने यूएई पर सैकड़ों नहीं हज़ारों मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे और कोई भी मुल्क यूं चुपचाप हमले नहीं झेल सकता। अगर ईरान नहीं झेल सकता तो यूएई भी नहीं झेल सकता। इसके अलावा पहले भी ये दावे सामने आ चुके हैं कि यूएई की तरफ से ईरान के अंदर कुछ टारगेट्स पर स्ट्राइक्स की गई थीं, जिनमें लावन आइलैंड पर मौजूद ऑयल रिफाइनरी भी शामिल बताई गई, जिससे वहां पर बड़ा नुकसान हुआ और तेल के प्रोडक्शन पर भी असर पड़ा। सऊदी अरब ने एक तरीके से इनडायरेक्टली ईरान के हक़ में अमेरिका से शिकायत की थी यूएई की, क्योंकि सऊदी अरब को पता था अगर यूएई उसकी ऑयल रिफाइनरीज़ पर हमले करता रहेगा तो ईरान भी बदले की शक्ल में मिडिल ईस्ट की ऑयल रिफाइनरीज़ पर हमला करेगा। सऊदी अरब ने भले डायरेक्टली मदद ना करनी चाहिए हो, लेकिन यूएई को रोकने के लिए जो कुछ भी किया वो आज एक बड़ी खबर बन गया है। बढ़ते हैं आगे। दूसरी बड़ी खबर सुनिए। चाइना की ताकत एशिया में तेज़ी से बढ़ रही है और इसी को लेकर अमेरिका घबरा गया है और उसने अपने साथी मुल्कों से अपनी फ़ौज को मजबूत करने को कहा है। एशिया के मुल्कों से कहा है कि मिलिट्री पर खर्चा करो भैया। ये मशवरा बता रहा है कि चाइना के खिलाफ अमेरिका आने वाले वक्त में कुछ ख़तरनाक प्लान बना रहा है। हो सकता है उसे लगता हो चाइना से फ्यूचर में एक जंग तय है। 30 मई को आई खबर के मुताबिक अमेरिका के डिफेंस चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में एक बड़ी मीटिंग के दौरान कहा कि चीन की ताकत बढ़ती जा रही है और इससे पूरे एशिया में ताकत का बैलेंस, संतुलन बदल सकता है। हेग्सेथ ने कहा कि अगर किसी एक ताकत का पूरा दबदबा बन गया तो बाकी मुल्कों की सिक्योरिटी और हालात पर असर पड़ सकता है। और तुम क्या हो भैया जो तुम डाल रहे हो सर, खैर छोड़ो। पीट हेग्सेथ ने साफ कहा कि चीन समेत कोई भी मुल्क ऐसा दबदबा नहीं बना सकता जो दूसरे मुल्कों के लिए खतरा बने, अमेरिका कह रहा है। उन्होंने एशिया के अपने साथी मुल्कों से कहा कि वो अपनी डिफेंस पर खर्च बढ़ाएं
ताकि मिलकर हालात को संभाला जा सके, यानी हथियार खरीदो भैया। यानी एक तरह से अमेरिका एशिया के मुल्कों से हथियार जमा करने को कह रहा है। तो क्या ये कोई बड़ा इशारा है कि चीन के खिलाफ जल्द ही कोई जंग छेड़ी जा सकती है? क्योंकि अभी चाइना को दुनिया की अगली सुपर पावर बुलाया जाने लगा है अभी से, और ये सोर्स मौजूदा सुपर पावर के कानों तक भी पहुंच रहा है। दोस्तों, अमेरिका का कहना है कि वो अपनी फौज को और मजबूत कर रहा है और अब अपने साथियों से भी उसी तरह तैयार रहने की उम्मीद कर रहा है। इसी दौरान पीट हेग्सेथ की तरफ से ईरान को लेकर भी बात की गई कि अगर कोई समझौता आगे नहीं बढ़ता है तो फौजी कदम उठाने का रास्ता फिर से खुल सकता है, यानी एक नई जंग। यानी साफ है कि अमेरिका एक तरफ चाइना की बढ़ती ताकत को लेकर एशिया में दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ ईरान को लेकर भी सख्त रुख बनाए हुए है। कुल मिलाकर ये बयान दिखाता है पीट हेग्सेथ का कि अमेरिका अब एशिया में अपनी पॉलिसी को पहले से ज़्यादा सख्त डायरेक्शन में ले जा रहा है। मिडिल ईस्ट के बाद अगला इलाका सेंट्रल या ईस्ट एशिया समझिए। चाइना से इन्हें निपटना है, निपट पाएंगे, उलझा देंगे आसपास के लोगों से, यही होता है। अब ईरान से जुड़ी एक खबर सुन लीजिए। ईरान पर दोबारा हमले का सिग्नल अब अमेरिका की तरफ से साफ तौर पर सामने आ रहा है, जबकि ईरान अपने रुख से पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। ऐसे में 30 मई को आई ये खबर हालात को और ज़्यादा साफ करती है। अमेरिका ने कहा है कि अगर कोई समझौता नहीं होता तो वो ईरान के खिलाफ फिर से मिलिट्री एक्शन शुरू करने की पूरी कैपेसिटी रखता है। ये बयान उस वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि किसी भी समझौते के लिए उनकी तय की हुई शर्तें माननी होंगी, जिनमें सबसे अहम ये है कि ईरान कभी भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सके। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया था कि कई हफ्तों की बातचीत के बाद किसी शुरुआती समझौते पर फैसला करीब है, लेकिन ईरान ने साफ कहा है कि अभी कोई फाइनल एग्रीमेंट नहीं हुआ है। अमेरिका के सोर्सेस के मुताबिक एक ड्राफ्ट डील तैयार था और उसे ट्रंप की अप्रूवल का इंतज़ार था, लेकिन वॉशिंगटन में हुई कल देर रात एक बड़ी मीटिंग के बाद भी, हमारी सुबह को ही मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग के बाद भी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया। ट्रंप कोई फैसला नहीं कर सके। इसी बीच पेंटागन चीफ यानी कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर मान लीजिए पीट हेग्सेथ ने सिंगापुर में एक डिफेंस समिट के दौरान कहा कि अमेरिका ज़रूरत पड़ने पर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन यानी हमले फिर से शुरू कर सकता है। यानी साफ है कि एक तरफ बातचीत और समझौते की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ मिलिट्री ऑप्शन को भी पूरी तरह से बंद नहीं किया गया है। कुल मिलाकर तस्वीर यही दिखा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच टेंशन अभी ख़त्म नहीं हुई है और हालात किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। बहुत से लोग कहेंगे कि अब अमेरिका कभी हमला नहीं कर सकता। ये वही लोग होंगे जो पिछले साल जून में भी यही कह रहे थे, इस साल फरवरी में भी यही कह रहे थे। हालात अभी सुधरे नहीं हैं, सच्चाई यही है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान इस बात के लिए तैयार है कि रीजन में चल रहे तनाव और कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने के लिए एक डिग्निफाइड फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। ये ईरान से जुड़ी एक अलहदा खबर है। ईरान के प्रेसिडेंशियल मीडिया ऑफिस के मुताबिक ईरान के प्रेसिडेंट और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के बीच एक फ़ोन कॉल हुई। इस बातचीत में ईरान के प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान लगातार बातचीत के रास्ते पर अपनी सीरियसनेस और कमिटमेंट दिखाता आया है। उन्होंने कहा कि अब दूसरी साइड को भी यानी अमेरिका को भी अपनी विल दिखानी होगी और अपने इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को लफ्ज़ों और एक्शन दोनों से निभाना होगा। इस बातचीत में ईरान के प्रेसिडेंट ने कतर की हुकूमत की सपोर्ट और एफर्ट्स के लिए शुक्रिया भी कहा, ख़ासकर अमीर के पर्सनल रोल की तारीफ़ की। ईरान की हुकूमत, ईरान के प्रेसिडेंट कतर के पर्सनल रोल की तारीफ़ कर रहे हैं। बाकी जो लोग जो चलाते हों चलाएं। कतर के अमीर ने कहा कि दोहा यानी कतर हमेशा अमन, सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा और आगे भी मीडिएशन रोल निभाता रहेगा। यानी साफ है कि एक तरफ ईरान बातचीत और एग्रीमेंट की बात कर रहा है, दूसरी तरफ कतर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाने में रोल निभा रहा है। कतर ईरान की मदद कर रहा है। 30 मई को एक तस्वीर सामने आई है
हिजबुल्लाह ने 27 मई को एक हमला किया था और उस दिन की फुटेज अब जारी की है शाम में। इसमें हिजबुल्लाह के फाइटर्स को साउथ लेबनान के ज़ावतर अल-शर्किया इलाके के बाहर इस्राएली आर्मी की गाड़ियों और फौजियों की एक जमावड़े को रॉकेट और आर्टिलरी फायर से टारगेट करते हुए दिखाया गया है, जो आप देख भी रहे हैं। जारी किए गए इस वीडियो में ये दावा किया गया है कि ये एक्शन उस वक्त लिया गया जब इस्राएली फोर्सेस इस इलाके में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थीं। दोस्तों, ये पूरा इलाका साउथ लेबनान के जो सरहदी इलाके हैं, ये इलाका पूरा पहले से ही टेंशन्स का हिस्सा रहा है और यहाँ पर दोनों तरफ से लगातार फायरिंग और जवाबी एक्शन की रिपोर्ट्स आती रही हैं, आ रही हैं। यानी साफ है कि साउथ लेबनान में हालात अभी भी पूरी तरह से खामोश नहीं हुए हैं। जंग तो चली रही है, ग्राउंड लेवल पर टकराव जारी है। इसराइल बड़े हमले करता है, हिजबुल्लाह भी हमले करता है। भले उनका दायरा उतना बड़ा ना हो, लेकिन तबाही दोनों तरफ होती है, हल्के और बड़े पैमाने की। सलामत रहिए, खुश रहिए।